नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी में वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न हर विकल्प को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अंत में हमें ज़रूर बताइएगा किस प्रकार के वीडियो और बनाने चाहिए या नहीं, तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप से टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस के मिलेंगे अलग अलग सेक्शन में, तो जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहाँ पर सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। शब्द को, व्यंजन को, स्वर को या फिर वर्ण को। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूंगा, उसके बाद हम इन चारों विकल्पों पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। कुछ इससे जो निकल के आते दोस्तों प्रश्न, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। साथ ही साथ वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जाता है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो उसे शब्द कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, उसमें 4 विकल्प होते हैं। वहाँ पर अधिकतर जो बच्चे होते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, इस पर टिक करके आते हैं, वो गलत रहता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये सही रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान आपको देना है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम वर्णमाला के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन से मिलकर कितने वर्ण होते हैं, मूल वर्ण 44 होते हैं, जिसमें स्वर कितने होते हैं, 11 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए स्वर और व्यंजन आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। स्वर होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 44। जो मूल वर्ण होते हैं उनकी संख्या 44 होती है, जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। इसमें यदि हम संयुक्त व्यंजन को जोड़ दें तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। 44 मूल वर्ण होंगे और 4 संयुक्त व्यंजन। अब 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है छत्र, ज्ञा और स्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और इनको जोड़कर कुल वर्ण की संख्या कितनी होगी, 48। इनमें अयोग्यवा और द्विगुण या फिर उक्षिप्त, द्विगुण को ही उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं या फिर उक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, दोनों एक ही प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, द्विगुण की जो संख्या होती है वो 2 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डा और ढा, ये 2 प्रकार के द्विगुण होते हैं, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर अयोग्यवा के बारे में आपको बता दूं, ये भी दो ही प्रकार के होते हैं अयोग्यवा। यहाँ पर देख सकते हैं अम और आहा, 2 प्रकार के अयोग्यवा होते हैं। द्विगुण और उक्षिप्त व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि वर्णमाला में जोड़े तो टोटल जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 52 होगी। तो आप सभी को पता है कि वर्णमाला की जो संख्या होगी टोटल वो कितनी होती है, 52 होती है, जिसमें 44 मूल वर्ण होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। द्विगुण की संख्या 2 होती है और अयोग्यवा की संख्या भी 2 होती है। टोटल कितने हो गए, 52। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सारी चीजें बता दी गई है। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन की बात कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा जाता है अधिकतर उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं या फिर कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 2 भेद या फिर 2 प्रकार होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले स्वर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर स्वर किसे कहते हैं, आप सभी को पता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। इनकी मूल जो संख्या होती है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, कितने होते हैं, 11 होते हैं। आ से लगाकर अव तक के जो वर्ण होते हैं दोस्तों उनको स्वर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो यहाँ पर 11 स्वर होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रश्न में पूछा जाता है। मूल रूप से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन 11 स्वर को आप अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि इसी में से आगे प्रश्न बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए और हम जान लेते हैं, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद कितने होते हैं, पूछा जाता है उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर भी पूछा जाता है और लघु स्वर के बारे में भी पूछा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों ही एक ही है। ह्रस्व स्वर और लघु स्वर दोनों ही एक है। तो यहाँ पर पहला होता है ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर, चौथा है प्लुत स्वर। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी
होती है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको स्वर जो 11 प्रकार के होते हैं उनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आगे भी जो आपको मैं समझाने वाला हूँ उन्हीं में से निकल के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व या फिर लघु स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती हैं? यदि हम स्वर में से जो छोटे अक्षर होते हैं उनको यदि हम निकाल दें तो बाकी जो बचे अक्षर होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, इनको यदि आप निकाल दें तो बचे 7, और जो 7 जो बचे हैं वो हमारे क्या होंगे? दीर्घ स्वर होंगे। तो आपको स्वर आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो आगे आपको आने वाले हैं, और यहाँ पर हम संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर और लघु स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है, और दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो 7 होती है। कौन कौन से होते हैं ये भी आपके सामने दिख रहे हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, औ, ये सभी क्या है? ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, आप एक बार इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री में ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर अब व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, याद रखिएगा, जिन वर्णों का जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कितनी होती है। इनकी संख्या 33 होती है। और यदि व्यंजन के प्रकार पूछे जाए, एग्जाम में पूछे जाते हैं व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार होते हैं, या फिर प्रश्न में इन 3 प्रकार को आप दे देंगे और एक प्रकार कुछ और दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा प्रकार व्यंजन का नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन 3 प्रकार के तो होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श, अंतस्थ और उष्म, ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन से ये व्यंजन होते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? 25 होते हैं। यहाँ पर लिखना संभव नहीं था, आगे मैंने समझाया है आगे के प्रश्नों में, तो आप ध्यान दीजिएगा। संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यहाँ पर थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। का से लगाकर माँ तक जितने भी व्यंजन होते हैं, जितने भी जो संख्या होती है 25, वो सभी क्या होती है? स्पर्श व्यंजन होती है। आगे आप देख सकते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और यहाँ पर उष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, पर दोनों के जो व्यंजन है वो अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। आप ध्यान दीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी में से प्रश्न बनेंगे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और कौन कौन सी होती है? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उष्म व्यंजन की जो संख्या होती है अभी मैंने आपको बताया 4 होती है। कौन कौन सी होती है? श, स और ह, ये 4 प्रकार के उष्म व्यंजन होते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना माइंड में, क्योंकि यदि आपने ये याद कर लिया तो जो बाकी के जो प्रश्न बनते हैं वो आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? यहाँ पर ए आई वर्ण का बारे में आपको बताना है, ये क्या कहलाते हैं? तालव्य, दंतई, दंतोष्ठ या फिर कंठ तालव्य। इन चारों विकल्पों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो ए आई वर्ण होते हैं ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ए आई जो वर्ण होते हैं ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तालव्य के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी ट्रिक मैंने जो आने वाले प्रश्न है उसमें बताई है, यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आगे के जो प्रश्न आएंगे उसमें इसकी मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर तालव्य किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु और जीभ की सहायता से होता है। याद रखिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु और जीभ की सहायता से होता है वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से आते हैं अब तालव्य व्यंजन में? छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, ण्य, य और सा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसकी मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। यहाँ पर याद आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आगे मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगला आता है दंतई। दंतई व्यंजन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? वे व्यंजन जो जीभ की नोक द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करने पर उच्चारित होते हैं। याद रखिएगा, वे व्यंजन जो जीभ की नोक द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करने पर उच्चारित होते हैं दंतेय व्यंजन कहलाते हैं। अब दंतेय व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? त, थ, द, ध, न, ल और स, ये सभी दंतेय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दंतेय व्यंजन के अंतर्गत ये व्यंजन आते हैं। तो आगे हम बात करते हैं
दंतोष्टि व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ पर दंतोष्टि व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के ओंठ मिलने पर होता है वे दंतोष्टि व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, वे व्यंजन जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के ओंठ मिलने पर होता है वे दंतोष्टि व्यंजन कहलाते हैं। ये आप व और फा को तो याद ही कर सकते हैं। व और फा क्या है? ये दोनों ही दंतोष्टि व्यंजन है। तो यहाँ पर व और फा हमारे दंतोष्टि व्यंजन होंगे। चलिए अगला और लास्ट यहाँ पर कंठ तालव्य के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं। देखिए, कंठ तालव्य जिन वर्णों का उच्चारण कंठ व तालु की सहायता से हो वे कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर की नहीं लिखा हुआ है। जिन वर्णों की उच्चारण कंठ व तालु की सहायता से हो वे कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि ए और आई। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। ए और आई क्या होगा? कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो वर्णों को आपको ध्यान में रखना है। कंठ तालव्य कौन से है? ए और आई। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर त ध न ल वर्ण क्या कहलाते हैं? अब यहाँ पर यदि आपने जो मैंने अभी आपको समझाया उनको यदि आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। त ध न ल वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य, दंतई, दंतोष्टि या फिर कंठ तालव्य। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा त ध न ल। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दंती व्यंजन वर्ण कहलाते हैं त ध न ल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बा वाला या फिर बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा चौथा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग्यवा, अंतस्थ या फिर अकारांत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। याद रखिएगा इस प्रश्न को, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। अब अनुस्वार के बारे में जान लेते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। याद रखिएगा, अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। और यहाँ पर अयोग्यवा, अयोग्यवा के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। दो प्रकार के होते हैं, अम और अहा, ये दोनों ही अयोग्यवा होते हैं। और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको बता चुका हूँ, य, र, ल, व, ये चार प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक बार और मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जितनी बार आप इनको देखेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। जो स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना। मेरे को जहाँ तक लगता है 4 विकल्प को देखकर ही आप यहाँ पर आंसर का पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्वर नहीं है वो बा नहीं है। बा स्वर नहीं है। आ, छोटा ऊ और ए, ये सभी क्या है? ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। बा स्वर नहीं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। देखिए, बा स्वर नहीं है। बा एक स्पर्श व्यंजन है। याद रखिएगा, बा क्या है? एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था कि मैं नीचे स्पर्श व्यंजन के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पर फुल डिटेल दूंगा स्पर्श व्यंजन के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन जो शब्द है इसी में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या फिर वही स्पर्श व्यंजन कहलाता है। यहाँ पर का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और ये का से लगाकर मा तक के होते हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ये मैं आपको इस वर्णमाला के जितने भी व्यंजन होते हैं इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर आप जो वर्णमाला में से जो व्यंजन लिए हैं इसके माध्यम से आप देख सकते हैं का, च, टा, ता और पा, इन सभी जो वर्ग हैं इसमें 5 अक्षर आपको दिख रहे होंगे और सभी में यहाँ पर 5 अक्षर दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको 5 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इन्हीं वर्ण को पंचमाक्षर कहा जाता है। इंगा, या, ण, न और मा, इन 5 अक्षरों को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर कहा जाता है। और इन्हीं वर्ण को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये नाक द्वारा बोले जाते हैं। तो याद रखिएगा दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन 5 अक्षरों को पंचमाक्षर भी
कहा जाता है और अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक के बारे में आपको बताया था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सभी की एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जिक्र करेंगे। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि का से लगाकर माँ तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 वर्ण मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 5, 10, 15, 20 और 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको आपको रट लेना है, क्योंकि इसी में से काफ़ी प्रकार के प्रश्न बनेंगे आगे, तो आपको याद रखना है इसको। और अब छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ये आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, कंठ से जो निकलने वाले शब्द हैं उसमें यदि आप हा जोड़ देंगे का वर्ग में, तो जितने भी कंठ से निकलने वाले वर्ण होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हा जोड़ना है का वर्ग में, तो कंठ से निकलने वाले शब्द बन जाएंगे आपके, कंठ से निकलने वाले वर्ण आपके सामने आ जाएंगे। चा में आपको श जोड़ना है, तो तालु से जो निकलने वाले वर्ण हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। टा वर्ग में आपको श जोड़ना है, मूर्धा से जितने भी वर्ण निकलते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ता वर्ग में आपको श ऐड करना है, जितने भी दंत से निकलने वाले शब्द हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। पा वर्ग में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, जो ओष्ठ से जो निकलने वाले वर्ण हैं उसके जो संख्या है वो आपके सामने आ जाएंगे। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही पता चल रहा है कि ओष्ठ से निकलने वाले शब्द है। कंठ, कंठ देखिए का से कंठ होता है का वर्ग से, और का से यहाँ पर कंठ आप देख सकते हैं, तो इसको भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हा जुड़ा हुआ है, कंठ से जितने भी वर्ण निकलते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। बाकी आपको तालु, मूर्धा, दंत याद करने पड़ेंगे। चा वर्ग में आपको शा ऐड करना है, टा वर्ग में शा ऐड करना है, ता वर्ग में सा ऐड करना है, तो इन तीनों में आपको शा ऐड करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ण तालु के अंतर्गत आते हैं, मूर्धा के अंतर्गत आते हैं और दंत के अंतर्गत आते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, आपको ये याद करना पड़ेंगे। जो स्पर्श व्यंजन है सभी आपको याद करना है। उसके बाद आपको इसमें जो ऐड करना है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। इनको ऐड करके आप पता कर सकते हैं कौन सा कंठ से निकलता है, कौन सा तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अयोग्य वा है। यहाँ पर अयोग्य वा बताना है, कौन सा है, विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है या फिर अल्प प्राण है। तो यहाँ पर अयोग्य वा की बात हो रही है, तो अयोग्य वा यहाँ पर विसर्ग होगा। विसर्ग अयोग्य वा है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। अब इन चारों विकल्पों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। अयोग्य वा अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, अयोग्य वा अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं क्योंकि ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। इसके मैंने प्रकार आपको पहले ही बता चुका हूँ। अयोग्य वा के दो प्रकार होते हैं, अम और आहा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि अम को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अम को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अल्प प्राण के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, और महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले महाप्राण व्यंजन होते हैं। यहाँ पर साधारण सी इसकी परिभाषा है, आप देख सकते हैं। बात आती है कि इसमें कौन से वर्ण या फिर कौन से व्यंजन ऐड होते हैं जो कि वो अल्प प्राण या फिर महाप्राण बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, साथ में य, र, ल, व और साथ में सभी स्वर यदि ऐड हो जाते हैं तो वो अल्प प्राण व्यंजन बन जाते हैं। महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा स, 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 ह, ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। इसको हम सम विषम के माध्यम से भी जान सकते हैं। विषम संख्या अल्प प्राण होती है और सम संख्या क्या होती है, महाप्राण होती है वर्ग की। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो विषम संख्या होती है वर्ग की वो अल्प प्राण होती है, और सम संख्या जो वर्ग की होती है वो महाप्राण होती है। अब तालिका के माध्यम से थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इस तालिका के माध्यम से भी सीख सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस तालिका को या फिर इन व्यंजनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसी में से स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, सगोश, अघोष वर्ण या फिर व्यंजन इसी में से निकलते हैं। तो आपको इस तालिका को या फिर इन व्यंजन को अच्छे से याद कर लेना है। मैंने अभी आपको बताया था कि अल्प प्राण व्यंजन में विषम संख्या होती है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमेशा अल्प प्राण होंगे। इसमें यदि हम य, र, ल, व और सभी स्वर जोड़ देंगे तो वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और महाप्राण में मैंने आपको भी बताया था, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। इसमें जो स, श, स और ह को जोड़ देंगे तो ये महाप्राण व्यंजन बन जाएंगे। तो आप इस तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजन के बारे में
बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं या फिर वही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो नाम है संयुक्त व्यंजन, इसी में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है कि जो व्यंजन होते हैं इसके उच्चारण में यदि किसी अन्य व्यंजन की हम सहायता लेते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं का और सा से क्या बनता है, छ बनता है, ता और रा से क्या बनता है, त्रा बनता है, और जा और या से क्या बनता है, ज्ञ बनता है, और सा और रा से क्या बनता है, स्रा बनता है। ये किसी न किसी की सहायता से बने हुए शब्द है और इसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप उदाहरण सहित देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि छ त्र ज्ञ स्रा संयुक्त व्यंजन होने के कारण मूल व्यंजन में नहीं गिने जाते। जो मूल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। इनमें जो संयुक्त व्यंजन है ये नहीं गिने जाते, छत्र ज्ञ व स्रा, इस बात का आपको ध्यान देना है। और ढ और ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और ढ से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं संयुक्त व्यंजन, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्रा, ये 4 प्रकार के होते हैं। और इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है और बाकी तीनों विकल्पों के बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ संयुक्त 4 प्रकार के होते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, छ त्र ज्ञ और स्रा, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके माध्यम से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर जो श है दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ त्र और ज्ञ ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। इसके बारे में भी हम पहले ही जानकारी दे चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। यहाँ पर आपको पश्च स्वर के बारे में बताना है कौन सा है। इसके बाद हम इसकी डिटेल में जानकारी देंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं, क्या होगा, बड़ा आ होगा, छोटी ई, जा या फिर ड। तो यहाँ पर जो पश्च स्वर होता है वो बड़ा आ होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर ए वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो स्वरों को वर्गों में विभाजित किया गया है वो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रश्न में पूछा जाता है उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है या फिर कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में या फिर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। याद रखिएगा 3 स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अग्रस्वर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है अग्रस्वर कहलाते हैं। याद रखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में जो जिह्वा का अग्रभाग है वो ऊपर उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं या फिर वही अग्रस्वर कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ जो स्वर है उसकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और उन्हीं में से स्वरों की संख्या यहाँ पर दी गई है, छोटा ई, बड़ा ई, ए आई और ऋषि। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और ये क्या है, ये अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, ए आई और ऋषि। तो इन 5 को आपको ध्यान में रखना है। अब आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है मध्य स्वर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में जो जिह्वा होती है वो समान अवस्था में रहती है उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है, छोटा आ। याद रखिएगा मध्य स्वर के बारे में यदि पूछा जाए तो आप छोटा आ पर टिक कर दीजिएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मध्य स्वर आ के अंतर्गत आता है। चलिए पश्च स्वर के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। पश्च स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है। थोड़ी देर पहले दोस्तों अग्रस्वर के बारे में बताया था। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है उसे अग्रभाग कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे इसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ औ, ये 5 वर्ण यहाँ पर आएंगे दोस्तों। आपको देख सकते हैं 5 वर्ण पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं, 1 वर्ण वहाँ पर मध्य स्वर के अंतर्गत आता है और 5 ही वर्ण हमारे अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक बार फिर बता देता हूँ। अग्रस्वर में छोटा ई, बड़ा ई, ए आई और ऋषि आते हैं। मध्य स्वर में छोटा आ आता है,
पश्च स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ, औ, ये 5 वर्ण आते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पश्च स्वर के अंतर्गत पूछा गया था, तो वहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बड़ा आ होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवा वर्ण कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए अयोग्यवा वर्ण के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। 4 विकल्पों को देखकर ही आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं कि अम और आहा दोनों ही अयोग्यवा वर्ण है। अयोग्यवा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अम और आहा। यहाँ पर देखते ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी बार मैं इसी वीडियो में अयोग्यवा वर्ण के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ। मूल रूप कितने होते हैं स्वर के? यहाँ पर जो 3 विकल्प हैं वो स्वरों के अंतर्गत ही आए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने स्वर लिखे हैं। 11 होते हैं, आ से लगाकर अब तक 11 स्वर होते हैं। और अयोग्य वर्ण कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अम और आहा। तो यहाँ पर इसके बारे में पहले ही जानकारी दे चुका हूँ, तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, छत्रज्ञा किस प्रकार की व्यंजन है? इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। संयुक्त है, अनुनासिक व्यंजन है, अंतस्थी व्यंजन है या फिर उष्म व्यंजन है। तो यहाँ पर जो छत्रज्ञा है वो संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर छत्रज्ञा, उसरा 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। बाकी जो 3 हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। जो 3 विकल्प बचे हुए हैं, अनुनासिक व्यंजन, मैं इसके बारे में दोस्तों पहले ही आपको बता चुका हूं तालिका के माध्यम से कौन से अनुनासिक वर्ण होते हैं। और इन्हीं अनुनासिक वर्ण को पंचमा अक्षर भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिक मार्ग से निकलती है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं या फिर वही अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से अनुनासिक व्यंजन हैं, इनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अंतस्थी व्यंजन, अंतस्थी व्यंजन के बारे में भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, याद रखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। याद रखिएगा, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों के भांति बीच से निकल जाती है, उस समय जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है उसे ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कौन से अंतस्थी व्यंजन होते हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। य, र, ल और वा, ये चारों ही अंतस्थी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, अंतस्थी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? य, र, ल और वा। इन बातों का ध्यान आपको रखना है। कितनी होती? 4 होती। कौन कौन सी होती है, इस बात का ध्यान भी आपको साथ ही साथ रखना है। तो यहाँ उष्म व्यंजन के बारे में बात करेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या फिर सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, याद रखिएगा, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। कौन कौन से उष्म व्यंजन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, स और हा, ये 4 प्रकार के उष्म व्यंजन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो यहाँ पर घोष वर्ण के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं, ख, च, म या फिर ठ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, घोष वर्ण की बात हो रही तो घोष वर्ण होता है मा। याद रखिएगा, मा एक घोष वर्ण है। बाकी ख, च और ठ ये तीनों ही अघोष वर्ण के अंतर्गत आती है। घोष और अघोष क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन, इन दोनों में दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो उसे घोष व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर अघोष व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होता है। मैं तालिका के माध्यम से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अघोष के बारे में आपने जान लिया। घोष में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला दूसरा अघोष वर्ण होते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर तालिका के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको सिर्फ अघोष वर्ण याद करने की आवश्यकता है। यदि आपने अघोष वर्ण को याद कर लिया तो आपको घोष वर्ण को याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कौन कौन से हैं अघोष वर्ण, इसके बारे में आप जान ले। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ,
प, फ और श, सा और सा, इन 3 वर्णों को और जोड़ेंगे तब जाके हमारे अघोष वर्ण कंप्लीट होंगे। तो यदि आपने अघोष वर्ण को कंप्लीट कर लिया तो आपको घोष वर्ण को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बाकी जो बचे जितने भी वर्ण हैं वो सभी घोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। इसमें आप को जो ऐड करने हैं वो य, र, ल, व, ह और सभी स्वर को ऐड करेंगे तब जाके आपके घोष वर्ण कंप्लीट होंगे। तो याद रखिएगा, यदि आपने अघोष वर्ण को याद कर लिया तो घोष वर्ण को याद करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। तो आपको इस तालिका को अच्छे से याद कर लेना है ताकि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बने उनके जो आंसर है वो आप आसानी से दे सके। तो आपको इस तालिका को अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर आपको बताना है जो छ ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या फिर तालव्य है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। छ, त्रग या उसरा क्या होते हैं, ये संयुक्त वर्ण होते हैं या फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। यहाँ पर संयुक्त वर्ण, घोष वर्ण और तालव्य, इन तीनों के बारे में मैं पहले डिटेल बता चुका हूँ। यहाँ पर मूल स्वर के बारे में हम जान लेते हैं कि मूल स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। याद रखिएगा, जिन स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या फिर जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैं ह्रस्व स्वर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि ये किसके अंतर्गत आते हैं, मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं, जिसके बारे में बता चुका हूं। तो यहां पर अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है। यहाँ पर अघोष वर्ण के बारे में आपको बताना है कौन सा है। अघोष और घोष दोनों वर्णों के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे कि कौन सा अघोष वर्ण है। आ है, जा है, हा है या फिर सा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सा। सा अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। आ, जा और हा ये तीनों ही घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर 15 प्रश्न ही लिए गए थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप्स के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अब आपको अल्प प्राण बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा है। छोटा आ, बड़ा आ है, क, ग है, थ, ध है, फ, भ है। तो यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण दोनों के बारे में बता चुका हूँ। अल्प प्राण वर्ण के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो सही आंसर होगा पहला, छोटा आ और बड़ा आ ये दोनों ही अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। बी, सी और डी ये तीनों ही महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर हमारे जो 15 प्रश्न थे हिंदी के वर्णमाला के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट से कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।